And good afternoon to all. First of all, thank you so much for finding time and attending today's webinar. I'm Asiya Naveed, student of Boiron Homeopathic Medical College, third year, and your host of the day. As you all know that this webinar is held by the WHO. Okay, let me introduce our organization first. WHO means the United Health Organization. Basically, the main purpose of this organization is to unite, is to combine the all kind of pathies in a single place and to provide a special platform to the homeopathy and its practitioners as well. तो यूएचओ का जो एक मेन मकसद है वो यूएचओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहाँ पे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को स्पेशली स्टूडेंट्स को एक स्पेशल एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाए, एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाए जिससे वो अपने आप को, अपनी फील्ड को यहाँ पे वो प्रूव कर सकें और साबित कर सकें. We want to give a special confidence to those students. Want to give a special confidence to those students जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस फील्ड में आने के बाद, तो उनको एक स्पेशल कॉन्फिडेंस देना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव कर सकें. ओके, लेट मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज. काइंडली सबके माइक्स म्यूट कीजिए. Dr. Gati, are you listening? आप स्टार्ट करें. Okay. Now let's move towards our today's topic. Basically, the topic of today's webinar is the Dr. Hahnemann and the theory of miasm. होम्योपैथिक फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है, उनकी ये थ्योरी है कि जितने भी क्रॉनिक मियाज़म होते हैं, जो आम अल्फाज में अगर उनको मुज़मन अमराज कहें, तो उनकी जो रूट कॉज है वो मियाज़म है. वो सब मियाज़म की वजह से होते हैं. अब मियाज़म की दो टाइप्स हैं, वेनेरियल एंड नॉन वेनेरियल. Venereal has further two types that are syphilis and psychosis, which are transmitted through the sexual disease or by the poison. जबकि नॉन वेनेरियल में सोरा आता है, और सोरा क्या है, किसी की भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो उसके अंदर मौजूद होता है. लेट मी क्लियर वन थिंग कि हमारा जो आज का ये लेक्चर है वो दो सेशंस में डिवाइडेड है. हम आज जो है सोरा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, हम कंप्लीट को, और जबकि जो दूसरा सेशन होगा विच इज़ ऑन फ्राइडे 11th of September इंशाल्लाह, वी विल कवर अबाउट द सिफिलिस एंड साइकोसिस टू. तो आज हमने सोरा को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि सोरा है क्या चीज़, सोरा से पहले क्या क्या बीमारियां हैं, सोरा से मतलब क्या बीमारियां होती हैं, उसकी स्टेजेस क्या हैं, तो एक पेशेंट का मेंटालिटी कैसी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसके अलावा उसकी एक्टिविटीज क्या हैं. तो सारा इसको कंप्लीट डिफाइन करने के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, और लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट our qualified homeopathic practitioner Dr. Imdad Hussain from Punjab, president of Hope Organization, and did a great practice in Murray and Rawalpindi too. He is on board with us today, so we warmly welcome to you, sir. But before we start, let me tell one thing. Audience, if you have any type of question, query, or any type of confusion regarding to this topic, throughout this webinar, you just write on chat. We have a short breaks. We will short break presentation or question answer session in the end, inshallah.
सो पार्टिसिपेंट्स आपकी ग्रेट बहुत अच्छी, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे पूरे वेबिनार में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है. सो थैंक यू so much. Okay sir, it's over to you. You can start. अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. आपकी माइक आई थिंक जो है वो सही से, वहाँ पर आपको ऑप्शन माइक के ऊपर देना पड़ेगा. डॉक्टर इमदाद का माइक म्यूट है या अनम्यूट है? बिल्कुल वीडियो के बराबर में कोने में माइक का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके ओवर द इंटरनेट करना है सर. अब हो रहे हैं, अब हो रहे हैं. दोबारा. एक दफा और. अभी आपने म्यूट कर दिया है, अभी दोबारा उसी पे क्लिक करेंगे तो आपका अनम्यूट हो जाएगा. अब ठीक है सर. ओके सर, आर यू लिसनिंग? आप सुन सकते हैं? Dr. Imdad is not responding yet. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. सर इमदाद सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर अगर आपके पास हेडफोन्स अवेलेबल हैं तो आप उसको अटैच कीजिए. वालेकुम अस्सलाम सर. जी बिल्कुल सर. ठीक है वालेकुम सर. अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अब मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल जी आ सर, रही है. आपकी आवाज क्लियर आ रही है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम तमाम वालेकुम अस्सलाम. स्टूडेंट आप सबको रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हाज़ा कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा. आज का लेक्चर या आज की जो मीटिंग है ये म्याज़म के हवाले से दी गई है. तो हम बात करेंगे म्याज़म के हवाले से. म्याज़म बेसिकली होम्योपैथिक की बेस है, जिस पे काम करना, जिसकी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए. तो अगर हम म्याज़म की तरफ जाएंगे तो म्याज़म 3 किस्म के हैं: सोरा, सिफिलिस, साइकियासिस. म्याज़म का जो बेसिक मतलब है, म्याज़म का जो बेसिक है कि किसी भी चीज़ को गैर अरादी तौर पर आपके जिस्म में दाखिल हो जाना और फिर शफा के अमल को, जो बॉडी के अंदर शफा का जो अमल है उसको डिस्टर्ब करना, म्याज़म का बेसिक लफ्जी मानी है. और म्याज़म हमारे 3 हैं. आज हम बात करेंगे सोरा के ऊपर. टाइम भी शॉर्ट मगर सब्जेक्ट लंबा. बेसिक तौर पर एक ड्राई सब्जेक्ट है, खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर
डॉक्टर मेरी बात सुन रहे हैं आप? होम्योपैथिक के अंदर सोरा की बहुत बड़ी अहमियत है। सोरा एक अब्रानी जुबान का लफ्ज है जो कि TSORA से निकला है और 15वीं सदी में सोरा को बेसिक स्कैबीज में शामिल कर दिया गया, यानी खारिश में शामिल कर दिया गया कि सोरा एक खारिश ज़दा बीमारी है। लेकिन एज इट ऐसा नहीं है। सोरा खारिश का नाम नहीं है। सोरा हमारी नेगेटिव पॉजिटिव का नाम है। सोरा हमारी बुनियादी इश्यूज का नाम है। सोरा हमारी जिंदगी के साथ होने वाले वाकयात का नाम है। सोरा की जो अहमियत है वो बहुत ही लाजमी और बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी या बॉडी के अंदर या जिस्म के किसी भी ऑर्गन के अंदर सोरा ना हो तो जिस्म के किसी ऑर्गन में कभी भी कोई बीमारी आ नहीं सकती। ये कन्फर्म बात है 100% कि इसके बगैर, सोरा के बगैर कोई भी बीमारी आ नहीं सकती। जैसे कि 3 में आजम कन्फर्म है, सोरा, सिफिलिस, साइटोसिस। अगर सोरा ना हो तो सिफिलिस भी नहीं होता, अगर सोरा ना हो तो साइटोसिस भी कभी भी बॉडी के अंदर हमला नहीं करता। और सोरा को जानने के लिए ही डॉक्टर हैनीमन ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा जो है ना इसके ऊपर लगा दिया। मेडिसिन देते थे, तहकीक करते थे, सिम्टम्स लेते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वही बीमारी दोबारा फिर जिस्म में दाखिल हो जाती थी। नताइज भी अच्छे मिलते थे। आर्जी तौर के ऊपर उन्होंने इस पे बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की, होम्योपैथी के ऊपर बानी है होम्योपैथी ने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता, बीमारी वापस अपनी असल शक्ल, या तो शक्ल बदल कर वापस आ जाती या अपनी असल शक्ल में फिर दोबारा वापस आ जाती। उन्होंने फिर, डॉक्टर हैनीमन ने सोचा कि शायद मुझे अलामात लेने में कोई मसला बन रहा है, या शायद सिलेक्टेड ऑफ मेडिसिन में कोई मसला बन रहा है, या शायद एक मेडिसिन काम नहीं कर रही, शायद मुझे कोई और कॉम्बिनेशन टाइप बनाना चाहिए जिसके लिए जरूरी है। मगर रिजल्ट जूं का तू ही था। बिल आखिर इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यू है जो शिफा के अमल को रोक रहा है जिस्म के अंदर से। कोई ऐसा मसला है जरूर जो शिफा के अमल को मुकम्मल नहीं होने देता, अधूरा छोड़ता है। फिर डॉक्टर हैनीमन ने 1796 में, 97 में आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इस मेहनत के ऊपर 12 साल लगे डॉक्टर हैनीमन को कलेक्ट करना, सिम्टम कलेक्ट करना, मरीजों का डेटा इकट्ठा करना, वो जितने भी पेशेंट पहले ऑलरेडी आ रहे थे उनको देखना, फिर उनकी तमाम की सिम्टम्स को लेके एक रिकॉर्ड रखना। बिल आखिर एक नतीजे पे पहुंचे, वो नतीजा यही कि एक मियाज़म कोई ऐसा है, कोई ऐसी चीज है जो शफा के अमल को मुकम्मल तौर पर जिस्म में रोक रहा है। फिर डॉक्टर हैनीमन ने सोरा को दरियाफ्त किया, मियाज़म सोरा, सिफिलिस, बाद सर आप अपना माइक, सॉरी, आपकी आवाज आना बंद हो चुकी है, माइक को जरा चेक करें।
हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अब ठीक है सर जी। जी सर अब आ रही है। जी, अब आ रही है। अच्छा जी, बात कर रहे थे सूरा के हवाले से। तो हो सकता है कि दुनिया में बीमारियां भी मुख्तलिफ हो और उनके कई एक अक़साम भी मुख्तलिफ हो, मगर जो बीमारी का वजूद है ना, उसकी एक ही किस्म है और उसका एक ही तरीका हुआ करता है। क्योंकि कुदरत का कानून एक है, इसलिए बीमारियां जो है बीमारियां भी एक ही तरीके से पैदा होती हैं और होनी भी चाहिए। जिस तरह तमाम इंसान एक ही तरह से पैदा होते हैं, मगर इनकी मौत कभी एक तरह से नहीं होती, मौत उनकी मुख्तलिफ है। ठीक इसी तरह से बीमारियों का आगाज जो होता है वो एक होता है, एक नमूद होता है और इसी को समझने की जरूरत है कि सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, नमूद मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनका आगाज एक ही तरह का होता है। उसकी वजह यह कि हम एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही हमारा आगाज है। तो सोरा जो बुनियाद अब आते हैं सोरा की बुनियाद की तरफ से। सोरा बेसिक है क्या? सोरा हमारी सोच का नाम है। सोरा हमारी बुनियादी पहलू का नाम है। सोरा हमारे सोचने का नाम है। जो हम नेगेटिव सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो बॉडी के अंदर बीमारी कभी भी नहीं आएगी। अच्छा सोचेंगे तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छे काम करेंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। लेकिन फिर भी, हेलो डॉक्टर सहमा, आप मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर आती है? अच्छा अच्छा जी जी आ रही। तो लेकिन फिर भी बुराई ही का नाम सूरा है। जब हमारी बॉडी के अंदर आती है वो एक खारिश बन के आती है और सूरा अपना काम अंदर ही अंदर इंतहाई एहतियात से करता और इस कदर तरक्की पजीर हो जाता है कि इंसानी जिस्म में मुजम्मन बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज आना शुरू हो जाती है। और सोरा दो किस्म का है, एक क्रॉनिक, एक एक्यूट। और इसमें अब आगे जाते एपिलेप्सी, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, स्कैबीज, गुमड़, ट्यूमर, नोज पोलिपस, ये सब इसी का एक हिस्सा है, सोरा का ही एक हिस्सा है। और सोरा को जानने के लिए जो सबसे पहला जो हमारा जो व्यू होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, सबसे पहले वो हमें केस टेकिंग के ऊपर नजर डालनी चाहिए। अगर हमारी केस टेकिंग अच्छी होगी तो हम सोरा को डायग्नोज करने में बिल्कुल एक आसान हो जाएंगे। हमारे लिए शिफा का अमल एक आसान होना शुरू हो जाएगा। कायनात कुदरत पर नजर डालकर देखिए अगर आप, तो कि किस तरह नबातात अपने अपने वक्त पर फूलती है और फलती है और बावजूद मुखालफ के जबरदस्त झोंकों के साथ साथ सरसब्ज रहती है। हैवानात भी बहुत ही अपने इत्मीनान से अपनी जिंदगी बसर करते हैं और इनकी ज्यादा तादाद अपनी तबई उम्र को पहुंचती है। मगर एक बात सोचने की है कि अशरफुल मखलूकात की ये हालत, क्या ये काबिल सोच नहीं है? क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि खुदा की कायनात में जो भी रहमो करम का सरचश्मा है, ये हालत, इस हालत को बनाने वाला कौन है और इसकी तशरीह आगे क्या है? डॉक्टर केंट के मुताबिक सोरा की जो तारीख है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सोरा को यानी कोढ़ के मरीजों को ठीक करते थे, तब से सोरा की तारीख स्टार्ट हुई है। लेकिन इससे भी पहले था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होना शुरू हो गया था
कि जब नेगेटिव पॉजिटिव पहलू हबील कबील का वाकया स्टार्ट हो गया और आपका उनकी जो सोच है नेगेटिव पॉजिटिव पहलू के साथ साथ सोच बदलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक केस आपके साथ शेयर करता हूं मैं। एक क्योंकि सोरा एक बहुत ही जो है ना वो डीप सब्जेक्ट है, इसको मुख्तलिफ एंगल से हम लेके चलते हैं समझाने के लिए। एक केस आपके साथ शेयर करता हूं। एक बच्चा लाया गया, क्योंकि उसका एब्डोमिनल पेन था, पेट का दर्द था। पेट का दर्द भी इतना शदीद के बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लैब टेस्ट करवाए गए, मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स को दिखाया गया, एलोपैथिक होम्योपैथिक तिब सबके पास लेके जाया गया, मगर उस बच्चे का एब्डोमिनल पेन जो है, हेलो आवाज, डॉक्टर साहब मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? सर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, तो उसको ना मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर से जब चेकअप के बाद देखा गया, मगर बच्चे का जो एब्डोमिनल पेन है, पेट का दर्द है, वो बिल्कुल जूं का तू था। ठीक है जी। जब उसकी केस टेकिंग की गई, उसको मेडिसिन दी गई जो उसके पेट दर्द के हवाले से जो हम देते हैं, मसलन कॉल्चिकम दे दो, मिगफास दे दो, बैक्टोरिया दे दो, कालूसेंट दे दो। इन सारी मेडिसिन के बाद जब दोबारा फिर कंटिन्यू किया गया तो बच्चे का पेट दर्द एज इट वैसे का वैसा ही था। फिर हमें जरूरत पेश आई कि हम मियाज़मेटिक के तौर पर उसका इलाज करें। अब मियाज़म के तौर पर इलाज करने के लिए उसकी केस टेकिंग की जरूरत थी, हिस्ट्री की जरूरत थी। जब हम हिस्ट्री में गए कि वो बच्चा माँ बाप का अकेला बच्चा था, शादी के बहुत अरसे बाद पैदा हुआ, तो अब उसके घर में उसका दूसरा भाई आया, जो कि वो उस बच्चे के 8 साल बाद दोबारा प्रेगनेंसी हुई, दोबारा डिलीवरी हुई। तो वो उसका जब दूसरा भाई आया, वो चूंकि खानदान पूरे के अंदर लाडला था, खानदान पूरे के अंदर सबका चेता था, उसको वो चीजें, वो प्यार, वो मोहब्बत वो ना मिली, वो कसक ना मिली, तो उसके दिल में ना हसद आना शुरू हो गया। ये सोरा है। हसद सोरा की सबसे बड़ी निशानी है। वो अपने भाई से हसद करता, जब वो हसद करता तो उसके अंदर एक कदम आगे चल के उसके अंदर एक चीज, एक हैबिट पैदा हो गई, एक डिजायर पैदा हो गई, जिसमें वो बाइटिंग करना शुरू हो गया, यानी काटना शुरू हो गया। वो काटना शुरू हो गया लोगों को, जो भी उसके पास आता उससे बाइटिंग करता, उसे काटता। तो जब फिर आगे और आगे गया तो फिर उसका पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया। जब उसकी केस टेकिंग के बाद, सारी केस टेकिंग की हिस्ट्री के बाद देखा कि वालिदैन के अंदर भी कोई ऐसा चीज नहीं है, ना टीबी है, ना दमा है, ना शुगर है, ना कैंसर है, लेकिन सिर्फ ये है कि एक तो वो शादी की 8 साल बाद पैदा हुआ, दूसरा चहेता खानदान, उनकी फैमिली में फीमेल ज्यादा थी, लड़कियां ज्यादा थी। तो उस दूसरे भाई की आमद के ऊपर उसके अंदर हसद आ गया। हसद की एक ही मेडिसिन के ऊपर जब मैंने उसको किया, मियाज़मेटिक को लेके तो लेक्सेस 1 की एक डोज मैंने उसको बच्चे को दी। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो दोबारा वो कभी पेट दर्द हुआ, ना वो बाइटिंग वाला सिलसिला हुआ, ना ही कोई चीज हुआ। ये एक सोरा की बेहतरीन एक आप कह सकते हैं एक तस्वीर है, क्योंकि सोरा आपके अंदर एक बुनियादी इशू पैदा कर देता है। सोरा आपके अंदर मेंटल कंडीशन पैदा कर देता है। सोरा नाम है मिर्जा कादियानी का कि जो खुदाई और पैगंबरी का दावा करता है। सोरा नाम है अपने आप को बहुत ऊंचा लेके जाने का। सोरा नाम है तकब्बर का, तो सोरा नाम है हसद का। सोरा नाम है आपके दूसरों के मामलात में अपने आप को ऊंचा रखने का, कि मेरी सुनो,
मुझे देखो, मेरे लिए काम करो, मेरे सब जो है वो सब लोग मेरे अहकामात के पाबंद हैं, ये सब सूरह है। इसके बाद अगला मरहला जो आता है, इसके बाद आप जब आपकी कोई बात नहीं मानता, आपकी कोई नहीं सुनता, तो उसके अमल और रद्द अमल के तौर पर जो भी बीमारी पैदा होती है वो आपकी सूरह की पहली कंडीशन होगी। उसके बाद फिर जाके वो तब्दील हो जाए आपके ब्लड प्रेशर में, वो तब्दील हो जाए आपके डायबिटीज में, वो तब्दील हो जाए आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, वो तब्दील हो जाए आपके स्टमक के इशू में, वो तब्दील हो जाए आपका एच पैलोरी पॉजिटिव में, वो तब्दील हो जाए कैंसर में। वो आपकी बॉडी का जो ऑर्गन कमजोर होगा, वो आपकी सोच, वो आपका काम उसी तरफ माइल हो जाएगा और आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज आना शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर इसमें कॉमन डिजीज है कि जब हमारी सोच का आईना अक्स मुख्तलिफ होता है, जब हमारा दिल और दिमाग और होता है, जब हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर हमारे अंदर एक चेंज चलती है, एक लड़ाई चलती है, एक मामलात चलते हैं जिनको हम सूरह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बच्चा आता है, एक शीरख्वार बच्चा आता है एपिलेप्सी का। अब वो बच्चे को तो फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे क्या है? सूरह को जांचने के लिए आप उसकी केस टेकिंग बच्चे से तो नहीं करेंगे ना। बच्चा तो आपको कुछ भी नहीं बता सकेगा, बच्चा तो ना आपको केस की हिस्ट्री दे सकेगा, बच्चा ना बोल सकेगा। बच्चा सिर्फ तकलीफ में मुब्तला है, जिसको आप देखेंगे, जिसको आप उसकी सिम्टम्स को देखने की हद तक तो देख सकते हैं कि वो फिट्स उसका कितनी देर है, फिट्स कैसे पड़ते हैं, उंगलियां टेढ़ी होती हैं, मुंह टेढ़ा होता है, वो उल्टा गिरता है, वो सीधा गिरता है, वो लेफ्ट साइड गिरता है, वो राइट साइड गिरता है। हम इन चीजों को तो मद्देनजर रख सकते हैं, मगर वो जो पीछे है, वो जो एपिलेप्सी की वजह बनी है, वो क्या है? अब कॉमन सेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो एपिलेप्सी की बेशुमार वजूहात है वो घरेलू झगड़े होते हैं, और घरेलू झगड़े जो है ना, सूरह की पहली इब्तिदा है। हुई, आपको खारिश हुई, आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम कोई ऐसी आ गई, उसके ऊपर आपने सल्फर की लेमन ले ली या किसी एंटीबायोटिक्स को ले ली, उसको दबा दिया। अब उसके दबाने के बाद जो रद्द अमल आएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज आएगी, उसका नाम सूरह है। और उससे बनने वाली जो बीमारियां होंगी, उससे बनने वाली जो डिजीज होंगी, उसका नाम सूरह है। ये है सूरह की इतनी सी जो मैं अब आपके साथ कर सका। अब आप देख लें, ठीक है जी? जैसा और है टाइम या बस? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें आराम से। ठीक हो गया। 15 मिनट्स हैं हमारे पास अभी। अच्छा, ठीक हो गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन सर, बट ऑडियंस से मैं ये कहूँगी कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली चैट बॉक्स में एंटर कर दें। उसके बाद जो है लास्ट में जो है वो सर उसको फिर आंसर कर देंगे। थैंक यू सर, यू मे कंटिन्यू नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी आ रही है आवाज? जी जी अच्छा जी बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करें। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करता है जो हम सूरह के हवाले से, सब्जेक्ट भी खुशक सा सब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे क्योंकि इसको समझने के लिए जो इंसान सूरह को समझ गया, अगर आप अपनी कामयाब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे होम्योपैथ बन जाएं। हेलो हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत की फलाह और इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि एक अच्छा इज्जत भी हो, मेयार भी हो, सब कुछ हो, तो सबसे पहले सूरा को स्टडी करें, सूरा की बेस को स्टडी करें और उसकी सूरा देखें कि कहाँ से किस तरह किस किस्म से लेके आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करता जाऊं यहाँ पे सूरा के हवाले से कि जैसे सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। हमारी सोच जो होगी हमारे अंदर वही लावा उगलना शुरू हो जाएगा। हम अच्छा बिहेवियर करेंगे तो मामला तो हमारे बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। और पेशेंट जो होता है ना सूरा का, उसको तो पहचानना ही बड़ा आसान होता है। वो तो एक बड़े अच्छे तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं सूरा के पेशेंट को। अगर ज्वाइंट पेन का पेशेंट आता है उसमें भी सूरा शामिल है, अगर आर्थराइटिस आता है उसमें भी सूरा शामिल है, क्योंकि उसकी इब्तिदा सूरा से हुई है। ऐसी तमाम डिजीज जो क्रॉनिक होती हैं, जो क्रॉनिक मियाज़म के तौर पर चलती है, उन तमाम का जो रद्द अमल आता है वो सूरा से ही स्टार्ट होता है। अगर सूरा बॉडी के अंदर कंटिन्यू नहीं करता तो बाकी जो दो मियाज़मेटिक हैं, टफ्लेटिक और साइकोसर, वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बिल्कुल भी उनका काम नहीं होता। उनकी इब्तिदा भी सूरा से ही है। ठीक है जी। और उसको देखने के लिए आपको उसकी आदत, उसकी खसलात, उसके मामलात, उसको देखना पड़ेगा कि पेशेंट है क्या, पेशेंट चाहता क्या है, उसकी फजीक कैसी है, उसका बोलने का अंदाज कैसा है, उसका सोचने का अंदाज कैसा है, उसका चलने का अंदाज कैसा है, वो किस किस्म से आपका किस किस्म का बिहेवियर लेके आपके पास आता है, वो किस किस्म की सोच लेके आपके पास आता है। इन तमाम चीजों को हम जब आगे जाके देखेंगे तो सूरा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है जी। और इसके साथ आगे इनकी डॉक्टर हानीमन की एक बुक है क्रॉनिक डिजीज, उसके अंदर अगर आप देखें तो इनकी बेशुमार किस्म की जो अलामात हैं, ऐसी अलामात जो ज्यादातर बच्चों में आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसकी डॉक्टर हानीमन की क्रॉनिक डिजीज की कंप्लीट स्टडी करें, मुकम्मल स्टडी करें, आप अपने पास रखें उस बुक को, उसकी स्टडी करें, उसकी सिम्टम्स की स्टडी करें। अच्छा, उसकी आप मुकम्मल स्टडी करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो जो आने वाली सिम्टम्स हैं, जो जो आने वाली जो मामलात हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जवानों के साथ, फीमेल के साथ, मेल के साथ, तो उस तमाम सिम्टम्स का हाथा उस बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है। एक अच्छा, अगर अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सूरा को हर मुसन्नफ ने अपने तरीके से और अपने अपने अकीदा के मुताबिक सूरा की तशरीह की है, लेकिन डॉक्टर हानीमन ने जो सूरा का मतलब निकाला है वो अब तक बेहतरीन और परफेक्ट तरीके से है। सूरा को आमतौर पर मुसन्निफीन ने जो लिया है वो खारिश का वजूद लिया है, कैबिस का वजूद लिया है कि जिस्म के अंदर खारिश का खतरा आना, पैदा होना, और उसके अलावा खारिश के साथ साथ आगे जो इसके मुतलका जितनी भी एक्नीज आ गए, पिंपल्स आ गए, इसके साथ साथ जितनी भी आप जिसके अंदर जो डिजीज आती जाएंगी तो उसको आप सूरा के साथ फिक्स कर सकते हैं। एक हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हम रोज देखते हैं कि इंसान के नफ्स में पहले ख्याल होता है सर आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है, काइंडली इसको अनम्यूट कीजिए।
हेलो। जी जी बिल्कुल सर, आप टॉपिक को 5 मिनट्स तक वाइंड अप कर दीजिए ताकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एक सेशन छोटा सा हम रख लें। ठीक है, ठीक है। जी जी पहले भी ये भी बताया जा चुका है कि शिफा हमेशा उल्टे तरीके से शुरू हुआ करती है, यानी शिफा का जो तल्लक है, शिफा का जो मियार है, वो हमेशा उल्टे तरीके से ही स्टार्ट होता है। कभी भी अगर आप खारिश को एकदम खत्म नहीं करेंगे, और ना ही ये होती है, इसका तरीकेकार ये होगा कि वो खारिश को जिससे बनती है, जो बीमारी जिससे बनती है, जब तक हम उसको खत्म नहीं करेंगे हम जो असल बेस तक नहीं पहुंच सकते। या ऊपर से नीचे को हुआ करती है, और या फिर शिफा अंदर से बाहर को आती है, और या इसके साथ या मरकज से या उसकी मुहीत की तरफ जो अलामात आते हैं, अलामात जो भी वजूद में आती है, कोई भी दवा जो अलामात के मुताबिक ठीक ठीक मरीज को दवा दी जाती है, इसका असर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ठीक ठीक मरीज को जो मेडिसिन दी जाती है उसका असर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बाय नेचर है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ जो भी काम करती है वो आपकी नेचर के मुताबिक करती है, जो भी आपकी नेचर है उसको अंदर से बाहर लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेशेंट आता है आपके पास पागलपन का, बहुत पहले उसको, अभी तो उसको दौरे पड़ रहे हैं, पागलपन के फिट्स पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसको खारिश थी, कुछ अर्सा पहले उसको स्कैबिस थी, कुछ अर्सा पहले उसको लेप्रोसी थी। उस को मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन के साथ दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ अर्सा बाद उसके अंदर एक नई चेंज आ गई। वो नई चेंज क्या आई कि उसके अंदर पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो गए। उसके अंदर ये हो गया कि उसे नींद नहीं आती थी, सारी रात वो चलता रहता था, सारी रात वो बातें करता रहता था, एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो गई। अब वो जो पहले वाली कंडीशन थी उससे ये कंडीशन और भी ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि बोलता रहना, चलते रहना, बातें करता रहना, गालियां देना, इस किस्म की जो तमाम किस्म की जो सिम्टम सामने उसकी आई, ये सारा कुछ जो है ना ये पहले से ज्यादा खतरनाक था। जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मजीद उसको जो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर ने मजीद उनको ऐसी मेडिसिन देना शुरू हो गई जिसके साथ उनका जो जहन है, जो माइंड है, मजीद नंबनेस होना शुरू हो गया, सुन होना शुरू हो गया, और वो पेशेंट की कंडीशन सेम जैसे 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 चलती गई वो और भी अबतर होती गई। अब वही पेशेंट एक अच्छे होम्योपैथिक के पास आ गया। एक अच्छे होम्योपैथिक ने ये कह दिया जी कि वो जी आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन वो पहले वाली कंडीशन वापस आएगी तो फिर ये ठीक होंगे। अब उन्होंने समझा कि पहले वाली कंडीशन से मुराद यही है कि ये बीमारी इतनी मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल किया, वो फिट्स वाली, वो दौरे वाली, वो गालियां देने वाली, अब यही, क्योंकि वो तो साइकियाट्रिक की मेडिसिन लेने से आर्जी तौर पर थम गई, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। अब इसी सिलसिले में कहा कि सबसे पहले वो बीमारी वापस आएगी जो आपकी थी, उसके बाद वो बीमारी वापस आएगी जिससे इसका इब्तिदा हुआ था, तब जाके ये पेशेंट आपका ठीक हुआ था, ठीक होगा। इसी तरीके से जब उसके साथ मेडिसिन अप्लाई किया गया, उसको ग्रेफाइटिस दी गई, जो उसकी जो सिम्टम थी सब वो पहले सिम्टम को देखते हुए, फर्स्ट जो सिम्टम जो स्कैबिस जो उसके साथ वो स्टार्ट हुआ था, अपना जो उसकी खारिश वगैरह स्टार्ट हुई थी, उसको मद्देनजर देखते हुए ग्रेफाइटिस स्टार्ट कर दी। जब ग्रेफाइटिस स्टार्ट हुई, ये सारी की सारी जो सिम्टम थी ये खत्म हो गई और वो सिम्टम वापस आ गई। उसके बाद उसी पेशेंट को दोबारा फिर हम रिकंटिन्यू किया और सल्फर दे दिया। अब सल्फर से क्या हुआ कि वो उसकी जो और जो पहले की सिम्टम थी, उसकी जो असली आदत थी वो सामने आ गई। असली आदत उसकी गुस्सा था, हसद था, चिड़चिड़ापन था और लोगों के बारे में गलत सोच थी। जब वो सामने आई तो दोबारा फिर ग्रेफाइटिस को अप्लाई किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही पेशेंट दोबारा वो केयर हो गए। इसी तरह हम सोरा के पेशेंट को देखने के लिए
जितनी भी आपके पास डिजीज है, आप बिल्कुल नहीं घबराना, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप बस पेशेंट की केस टेकिंग करें, अच्छे तरीके से हिस्ट्री लें, स्टडी करें, सोरा को स्टडी करें, मैथमेटिक जितने भी हैं उनको स्टडी करें, और तमाम की तमाम डिजीज उनकी जो इब्तदा और इंतहा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोरा से स्टार्ट होती है, उसके बाद आके सफलस में जाती है, उसके बाद आके साइकोसिस में चली जाती है। शुक्रिया जी। अब आपसे जो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जी जी, मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आप इनके आंसर काइंडली कर दें। कि पहला क्वेश्चन ये है कि सोरा से पहले कौन सा बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है? सोरा से सबसे पहले जो हमारा बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है वो हमारी स्किन होती है, और स्किन से जितने भी रद्द अमल आते हैं जिनको हम दबा देते हैं, उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑर्गन डिस्टर्ब होता है वो हमारा माइंड होता है। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि मियाज़म का कोई भी पेशेंट आए तो सबसे पहले केस टेकिंग में क्या पूछना चाहिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर को? एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए सबसे पहले उसका दोस्त बनना जरूरी है, उसे जांचना जरूरी है, उसके साथ जो उसकी गुफ्तगू है उसको सुनना जरूरी है, उसके मिजाज को समझना जरूरी है कि वो बात कैसे कर रहा है, उसका लहजा कैसा है, क्या वो आपके साथ तावन करता है या नहीं करता। अक्सर पेशेंट डॉक्टर के साथ तावन नहीं करते, और जब तक एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ तावन नहीं करेगा अपनी हिस्ट्री से, उस वक्त तक आप सोरा को बिल्कुल भी आप पहचान ही नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए ये जरूरी है कि वो तमाम पेशेंट के साथ एक बेहतरीन रवैया रखे, एक अच्छा रवैया रखे, और उसके साथ एक दोस्ती वाला माहौल पैदा कर ले। सही, ठीक। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट में पायलोरी पॉजिटिव है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सफाई पसंद है, तो और उनकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी भी है, तो मियाज़म की कौन सी मेडिसिन होगी? हाँ जी, ये बड़ी जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी है तो कंफर्म बात है कि वो सोरा का पेशेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि हम हमेशा ट्यूबरक्लिनम को ही टीबी में समझते हैं, और जब टीबी जिसको स्टार्ट होती है उसको ट्यूबरक्लिनम दे दी, और जबकि ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर एक चीज और जो देखने की है वो ये है कि हीट एंड कोल्ड, सर्द गर्म, इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर एक आपका पेशेंट कूल माइंड है, आप उसको ट्यूबरक्लिनम देते हैं तो वो तहस नहस कर देगी, उसकी शख्सियत को बदल देगी, उसके अंदर मुकम्मल तब्दीली लेके आएगी। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो बेसिलिनम का पेशेंट होता है वो कूल माइंड होता है, कोल्ड होता है। जो ट्यूबरक्लिनम का पेशेंट होता है वो हीट होता है, उसको गर्मी लगती है, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर हीट होती है, वो कहता है कि मुझे गर्मियों में तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है, सर्दियों में भी गर्मी लगती है। जबकि बेसिलिनम का जो पेशेंट है, बेसिलिनम भी ट्यूबर के मवाद से बनी है, ट्यूबरक्लिनम भी ट्यूबर के मवाद से बनी है। तो वहां पर हमें, अगर पेशेंट सर्द है, कूल माइंड है, तो वहां पर हमें बेसिलिनम का इंतखाब करना चाहिए। अगर पेशेंट हीट है तो वहां पर हमें ट्यूबरक्लिनम का इंतखाब करना चाहिए। और दोनों में ट्यूबरक्लिनम की जो इब्तिदा होती है वो खारिश से भी होती है, टॉन्सिलाइटिस से भी होती है। ट्यूबरक्लिनम की इब्तिदा डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, दमा, अस्थमा से भी होती है। ट्यूबरक्लिनम की जो इब्तिदा है वो स्कैबिस से भी होती है। ट्यूबरक्लिनम की इब्तिदा रैशेस से भी होती है। ये इसकी एक मुख्तलिफ पार्ट्स है जिस पे ऊपर हम चलते हैं। सही सही। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर क्रॉनिक डिजीजेस की कॉज सोरा है? जी बिल्कुल, हर क्रॉनिक डिजीज की जो इब्तिदा है वो सोरा है। अगर सोरा नहीं है, आपका बॉडी का कोई, अगर आपकी शख्सियत अच्छी है, बेहतरीन है, आपकी बॉडी के अंदर सोरा नहीं है, तो आपका पूरी की पूरी ऑर्गन, पूरी बॉडी ठीक है। लेकिन इसमें बार दफा सोरा दब जाता है और बार दफा सोरा एक्टिव होता है।
सही। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोरा को शॉर्टली 2 लाइंस में डिफाइन कर दें, जैसे उसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन 2 लाइंस में दे दें जो एक पूरा एक कंक्लूजन बन जाए। सोरा हमारी सोच का नाम है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो कभी भी आपको सोरा नहीं होगा। आपके अंदर हसद है, आपके अंदर बुग़्ज़ है, आपके अंदर लालच है, आपके अंदर लूट मार का है, आपके अंदर सब्र नहीं है, तो समझिए आप सोरा के कंप्लीट पेशेंट हैं। और उसके अंदर फिर आपको कोई भी डिजीज हो सकती है, आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। किसी एक बीमारी के ऊपर हम नहीं कह सकते। अगर आप चाहते हैं कि सोरा के ऊपर जान छुड़ाना चाहते हैं तो अपने आप को अच्छा कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें। बस यही है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। और बेहतरीन इंसान वही है जो अपने आप को अल्लाह की तरफ लेके जाए, इबादत करे, जिस लिए हमें पैदा किया गया है। बस आप ये देखिए, हमारा जो काम है वो इबादत करना है, ना कि हसद, बुग़्ज़, लालच ये चीजें करना। सही, बिल्कुल सही सर। एक लास्ट क्वेश्चन है बस सर कि सल्फर जो मेडिसिन है वो सोरा की किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसको देने के लिए 100% सोचना चाहिए। अगर एक अच्छा होम्योपैथ, एक अच्छा डॉक्टर उसको कंट्रोल करना जानता है तो सल्फर बिल्कुल दे दे। सल्फर कुछ भी नहीं कहती। बस ये देखना है कि हमेशा जहां मेंटल सिम्टम आती है सोरा, वहां पे तो आप उसको हाई पोटेंसी में देंगे। अपनी प्रैक्टिस का एक असूल याद रख लें कि जहां भी आपकी मेंटल कंडीशन आएंगी, मेंटल सिम्टम्स आएंगी आपके पास, वो सल्फर दें, वो सोराइनम दें, वो ट्यूबर दें, वो बेसिलिनम दें। ट्यूबर तो चूंकि 200 से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। बेसिलिनम भी 200 से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन एक आप अपनी जिंदगी का प्रैक्टिस का एक असूल याद रख लें। एक कामयाब प्रैक्टिशनर वही है जो हमेशा मेंटल सिम्टम में हाई पोटेंसी देता है, और आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स होती हैं उसमें आप लो पोटेंसी आप उसको देते हैं, उसमें आप लो पोटेंसी देते हैं। सही। ठीक ठीक ठीक। एक क्वेश्चन ये है सर, क्या सोरा स्किन डल कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सर। कॉमनली चिल्ड्रंस में टॉन्सिलाइटिस हो और हिस्ट्री भी ना मिले तो ऐसे में मियाज़मेटिक मेडिसिन क्या होंगी? इसमें अगर आपको हिस्ट्री भी नहीं मिल रही और हिस्ट्री आप के सामने कुछ आ भी नहीं रही तो बच्चों में ये देखिएगा कि वो किस तरह बिहेवियर कर रहा है। अगर तो वो सुकड़ के बैठा हुआ है इस तरह, इसका मतलब है उसको सर्दी लग रही है। अगर वो गले गिरेबान खोल के उसके कपड़े खुले हुए हैं तो आप उसके मिजाज की तरफ देखते हुए, आप अगर खुले हुए हैं तो ट्यूबरक्लिनम की 1 डोज दे के उसकी बाकी जो उसकी मेडिसिन बनती है, ब्राइटा कार्ब बनती है, ब्राइटा म्योर बनती है, हेपर सल्फर बनती है, एपस बनती है, तो जो भी उसकी जो मेडिसिन बनती है आप उसको दे सकते हैं। लेकिन स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट अच्छा ले लिया तो बेहतरीन, अगर आपने स्टार्ट गलत ले लिया तो फिर आपके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। ठीक सर, बस सर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए इसकी मेडिसिन के हवाले से। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन इसमें सोरा की बेस्ट मेडिसिन हो सकती हैं? जो सोरा की जो लिस्ट मेडिसिन है वो आप देखेंगे कि एंटी सोरा के जो जितनी भी रेमेडीज हैं जिसमें आपकी लैक्टिस, सल्फर, सोराइनम, ट्यूबरक्लिनियम, बेसिलिनियम, सीपिया, पल्स्टिला, ये सारी मेडिसिन एंटी सोरक रेमेडीज हैं। बाकी आप इसको आप जब मटीरिया मेडिका में जाएंगे, इसीलिए तो कहते हैं कि मटीरिया मेडिका पढ़ना ही आपके लिए बेहतरीन है कि हीट एंड कोल्ड को देखेंगे, लेफ्ट राइट को देखेंगे, अप्स डाउन को देखेंगे, मतलब हर चीज के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक देखेंगे पेशेंट क्या क्या आपके सामने क्या क्या पेश कर रहा है। बेशुमार डॉक्टर आप देखें जिनकी जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो लोग अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ इंसानी चेहरे के ऊपर देख के सारे का सारा कुछ करते हैं कि अगर उनका चेहरा
जो सामने हर बीमारी आपको बता देता है, उनका मिजाज बता देता है, उनका चलने का अंदाज बता देता है, उनका बैठने का अंदाज बता देता है, उनकी बात करने का अंदाज आपको बीमारी बता देता है कि ये किस मियाद में शामिल है। ये आदमी हमेशा थोड़ा जल्दबाज होगा, बस कभी भी आपको बात नहीं करने देगा, हमेशा अपनी बात करेगा, करता रहेगा। जैसा कि लेक्सिस है, लेक्सिस आपको बात नहीं करने देगा, हमेशा अपनी बातें करेगा। सफलेक्टिक खामोश, थोड़ी सी बात करेगा, सुनेगा, बात करेगा। जो साइकोसिस है वो खामोशी से बात सुनेगा और आपकी बात करेगा, बस बाद में करेगा। लेकिन सोरा बात से बात निकालता जाएगा। सर क्वेश्चन ये है कि क्या एंजाइटी और डिप्रेशन की मेन वजह सोरा हो सकती है? बिल्कुल, इसकी वजह ही सोरा है। एंजाइटी और डिप्रेशन की तो बेस ही सोरा बनती है ना, आप यहीं से तो आगे जाएंगे। मैंने तो पहले कहा ना, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। जो आपका सोच अक्कासी करता है, नेगेटिव थिंकिंग का नाम सोरा है। बल्कि मैं इसको अगर मैं कंप्लीट ये कर दूं कि शैतान का दूसरा नाम सोरा है। आप बुराई की तरफ जाते हैं, आप सोरा में दाखिल हैं। आप खुदाई का दावा करते हैं, आप सोरा में दाखिल हैं। आप पैगंबरी का दावा करते हैं, आप सोरा में दाखिल हैं। आप के अंदर तकब्बर है, आप सोरा में दाखिल है। आपके अंदर हसद है, आप सोरा में दाखिल है। आप के अंदर नेगेटिव पहलू हैं, आप सोरा में दाखिल है। आप जानी हैं, आप शराबी हैं, आप जो भी जुआ खेलने वाले हैं, आप लोगों के हकूक को सलब करने वाले हैं, आप एक जाबर है, आप यजीद हैं, आप फिरौन है, आप नमरूद है। मतलब ये दुनिया के अंदर सारी शख्सियतें सोरा के सामने है ना, वादे तौर पे है ना। आप हिटलर है, आप कोई भी तल्लक रखते हैं इसमें, तो आप मियाज़म सोरा से आप उसको कवर कर सकते हैं। आपके अंदर सोरा लाजमी है और उसी से फिर बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आती जाएंगी, जो भी बीमारी फिर आएगी। ओके, ग्रेट सर। सर वी लव टू हेयर फ्रॉम यू। और आई थिंक हमने सोरा से रिलेटेड काफ़ी हद तक कंप्लीट किया, कवर अप कर लिया। हमारे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और होप्स तो हमारी जो ऑडियंस है उनकी भी जो कंफ्यूजन्स वगैरह हुई होंगी या उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया होगा सोरा से रिलेटेड। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो लेक्चर का सेकंड सेशन होगा वो इंशाल्लाह फ्राइडे को ऑन 11th of September, सेम टाइमिंग 3 to 4 PM। तो उसमें हम सिफिलिस और साइकोसिस को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। और डॉक्टर साइमा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि काइंडली आप आके डॉक्टर इमदाद का थैंक्स करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मुझे आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखा और लर्न किया होगा इंशाल्लाह। और मैं डॉक्टर इमदाद का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च और क्लिनिकल टिप्स हमें दी और बहुत ही कंसर्न होकर हमें इसको अंडरस्टैंड करवाया। और पर्सनली तौर पर भी मैंने हमेशा डॉक्टर इमदाद से बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब हम सीखते ही रहेंगे आगे उनसे बहुत कुछ। और मैं इन सब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बहुत ही पेशेंट से काम लिया और जो हमारी ये जो डिवाइस इनकन्वीनियंस हो रही थी उसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया और उस सेशन में हमारे साथ रहे और आगे बढ़े। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस लर्निंग प्रोसेस को जो हम की उम्मीद है कि आगे करना और भी बहुत से वेबिनार्स करने चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस लर्निंग प्रोसेस को, तो इसमें हमारा साथ देंगे और इसी पेशेंट से हमारे साथ चलेंगे। बट मैं एक रिक्वेस्ट इन पार्टिसिपेंट से भी करना चाहूँगी कि ये जिस तरह से ये जूम पर कनेक्ट होते हैं तो अपने जो माइक होता है इसको अनम्यूट करके ज्वाइन हुआ करें, ताकि इस तरह की जो डिस्टर्बेंस हो वो अनम्यूट करके ज्वाइन हुआ करें, ताकि म्यूट करके ज्वाइन हुआ करें, ताकि इस तरह की अनकन्वीनियंस ना हुआ करें। और ये डिस्टर्बेंस जो पैदा हुई है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे आप लोगों को इस तरह की मुश्किलात का सामना ना हो। और थैंक्स एवरीवन। इंशाल्लाह इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमदाद।
Thanks once again. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। Thank you.